नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनसीईआरटीज के चैप्टर को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटीज हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बुक होती है, जो यूपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ किसी भी नेशनल या स्टेट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी पहल है कि हम 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज सारी की सारी आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री सेशंस लेकर आए हैं। अभी तक हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी के 8 चैप्टर कवर कर लिए हैं। आज हम बढ़ रहे हैं 9th चैप्टर की तरफ। ऐसे ही हम आगे 6, 7, 8, 9, 10th की सारी एनसीईआरटीज कवर करेंगे। अभी हम 6th क्लास की एनसीईआरटी में 3 चैप्टर जो ज्योग्राफी के थे वो कवर कर चुके हैं, 3 चैप्टर जो हिस्ट्री के थे वो कवर कर चुके हैं, और 2 चैप्टर जो आर्ट एंड कल्चर के थे उसको भी कवर कर चुके हैं। आज एक नए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार एवं समुदाय। 6th क्लास की एनसीईआरटी 9th चैप्टर ये हमें देखने को मिलता है। तो आप चाहें, जब इस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं, आप इस सेशन को देख रहे हैं, तभी साथ में इस बुक को खोल करके इस चैप्टर को पढ़ते रहे, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी हैं, पूरा एक टेस्ट है जो जिसका की लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट के रूप में मिलेगा। वहां से आप उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सारी तैयारी आप मेरे साथ में एक साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको पढ़ा भी रहा हूँ, आपके हाथ में बुक है, बुक से आप उस चैप्टर को पढ़ लेंगे। नहीं भी पढ़ा है, अगर यहीं से ही आपने अच्छे से पढ़ लिया है चैप्टर को इस वीडियो के द्वारा ही, तब भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जो लिंक है जहां से आप टेस्ट देंगे, उस टेस्ट से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने इस पीडीएफ के एंड में इंक्लूड किए हैं। तो आप पीडीएफ जो है वो ऐप से डाउनलोड करेंगे और वहां से भी आपको मेंस के क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट भी है और मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो 6th क्लास के एनसीईआरटी का ये 9वां चैप्टर फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार एवं समुदाय, इसके बारे में चर्चा हमारी होनी है। जैसा कि 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्टिंग में सबसे पहला जो उसका इंट्रोडक्शन है, उसी में वाई सोशल साइंसेस नाम का एक पार्ट है उनका, सामाजिक विज्ञान क्यों, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाया है। एक पूरा इस प्रकार का एक माइंड मैप बना करके बात को समझाने की कोशिश करी है कि सोशल साइंस के कुछ एस्पेक्ट होते हैं, सामाजिक विज्ञान के कुछ पहलू होते हैं। उसमें से जो पहला थीम है उसको उन्होंने नाम दिया इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जो पर्टिकुलरली ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ पार्ट है, जिसके 3 सेक्शन उन्होंने बनाए हैं, 3 भाग उन्होंने बनाए, जो बेसिकली 6th क्लास के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर है। ये पहला चैप्टर है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। दूसरा चैप्टर है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट, महाद्वीप एवं महासागर। और तीसरा चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, स्थल रूप एवं जीवन। हम ये तीनों चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर भी मैं लिंक सारे आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। देन जो थीम बी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, अतीत के चित्रपट। इसमें फिर 3 चैप्टर हमें देखने को मिले। टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हमने डिटेल में इस सेशन को कवर किया। इंडिया दैट इज भारत, इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी। एंड द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। ये तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन इनके लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। तीसरा जो थीम है दैट इज आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं बेसिकली एनसीईआरटी के। 7th चैप्टर इंडियाज कल्चरल रूट्स, भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और 8वां चैप्टर है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ मैनी इन दी वन, विविधता में एकता या एक में अनेक। ये पूरा 8वां चैप्टर जो है वो भी लास्ट सेशन में हम कवर कर चुके हैं। तो ये टोटल 8 चैप्टर्स हमारे 6th क्लास के एनसीईआरटी के कवर हो चुके हैं। आज जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो एक अलग थीम है, पूरी की पूरी एक अलग थीम है, दैट इज द गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, शासन और लोकतंत्र। और इसके अंदर आप देखेंगे 4 चैप्टर्स हमें एनसीईआरटी के दिखाई देंगे। और आज इन 4 में से पहला चैप्टर जो है दैट इज द फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार एवं समुदाय, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला जो सेक्शन होगा वो इकोनॉमी का होगा, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। उसके 2 चैप्टर इस एनसीईआरटी में, इस पर्टिकुलर क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। अभी भी काफी सारे चैप्टर्स हैं इस क्लास की एनसीईआरटी में, 6th क्लास की एनसीईआरटी में। उसमें हम आज 9वें चैप्टर की तरफ, 9th चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार एवं समुदाय। इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत
सिंपल सी बातें करेगा जो हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि हम भारत में रहने वाले लोग हैं। भारत में हम परिवार का महत्व जानते हैं, समुदाय का, कम्युनिटी का महत्व जानते हैं। तो ये चैप्टर कोई बहुत हेवी चैप्टर हमें नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप सिलेबस से इसे कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारे पार्ट से, यूपीएससी के बहुत सारे सिलेबस से ये चैप्टर सीधा सीधा कनेक्ट होगा। ये चैप्टर अगर आप देखेंगे जीएस पेपर 1, जिसमें कि इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट आता है, भारतीय समाज वाला पार्ट आता है, उसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं, और उसी में डाइवर्सिटी वाला जो पार्ट आता है उसके साथ में ये सीधा जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। और अगर हम जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी वाले पेपर की बात करें तो एथिक्स, नैतिकता, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, और उन मानवीय मूल्यों के विकास में, उन ह्यूमन वैल्यूज को इनकलकेट करने में फैमिली का क्या रोल है, परिवार का क्या योगदान है, ये सीधा सीधा जीएस पेपर 4 के सिलेबस का पार्ट है। और ये चैप्टर उसी पार्ट से कनेक्ट होता है। एथिक्स इंटीग्रिटी वाला जीएस पेपर 4 जो है उसके साथ में सीधा सीधा कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। इवन दैट हमें कुछ केस स्टडीज भी मिलेंगी जो हम सीधा सीधा अपने आंसर के अंदर दे सकते हैं। उनको हम अपने आंसर के अंदर जो है एज एन एग्जांपल, एज एन केस स्टडी यूज कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो चैप्टर है बहुत सिंपल है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस जो है वो कम नहीं है, इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ये चैप्टर बेसिकली डील करता है जो बिग क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी के पर्टिकुलर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में एक कॉलम बना होता है बिग क्वेश्चन, बड़ा प्रश्न। यानी कि ये चैप्टर किन चीजों से डील करेगा, किन चीजों को समझाने की कोशिश करेगा। यहां अगर हम देखें तो ये 2 चीजों को समझाने की कोशिश करेगा। व्हाई इज द फैमिली यूनिट इंपॉर्टेंट, परिवार इकाई क्यों महत्वपूर्ण है, यानी परिवार हमारे लिए, मानव समाज के लिए, मानव समाज जो एक जिस व्यवस्था में चल रहा है उस व्यवस्था में परिवार की क्या भूमिका है या क्या महत्व है, इसके बारे में बात हमारी होने वाली है। साथ ही साथ व्हाट इज कम्युनिटी एंड व्हाट इज इट्स रोल। जैसा इस चैप्टर का नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार एवं समुदाय, तो परिवार क्या होता है और वो कैसे काम का है इसको समझेंगे। समुदाय क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है और इसके क्या रोल होते हैं, इसका क्या योगदान होता है, इसकी क्या भूमिका होती है, इसको भी जानने की कोशिश हमारी यहाँ पर चलेगी। यानी ओवरऑल फैमिली कम्युनिटी वाले पार्ट से जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस में जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी और जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी के साथ में सीधा जुड़ता हुआ टॉपिक है, उसके साथ में इसको हम पढ़ने की, या उसी दृष्टिकोण से इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर जो है फैमिली एक यूनिट के रूप में स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस क्या है, परिवार एक इकाई के रूप में संरचना और महत्व क्या है, इसको समझाने की कोशिश करती है। तो सबसे पहले परिवार होता क्या है। हम जैसा जानते हैं हमारे आसपास के जो बहुत क्लोज लोग जो हैं उनको हम एक परिवार के रूप में देखते हैं, जो बहुत हमारे निकट हैं। जनरली हमारे माता पिता हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, माता पिता, दादा दादी हो सकते हैं साथ में, और भी जो है माता पिता के भाई बहन जो है वो हो सकते हैं। इनको हम जनरली फैमिली के रूप में देखते हैं, परिवार के रूप में देखते हैं। तो यहाँ परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसको समझाने की भी कोशिश की गई है। हमें जनरली हम देखते हैं या तो एक जॉइंट फैमिली होती है या एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, संयुक्त परिवार या एकल परिवार, दोनों के अपने अपने महत्व हैं। ज्यादा महत्व अगर हम वैल्यूज की टर्म्स में बात करें, क्योंकि ये चैप्टर वैल्यूज के रूप में बात कर रहा है, मूल्यों के रूप में बात कर रहा है, तो जॉइंट फैमिली में ज्यादा वैल्यूज जो है वो बच्चों को मिल पाती है। ये चैप्टर यहाँ पर ये बात कहता हुआ दिखाई देगा। स्ट्रक्चर हम जानते हैं, मल्टीपल जनरेशन एक साथ रह रही होती है। आप एक पीढ़ी हो, आपके ऊपर एक और पीढ़ी है, मम्मी पापा, उनके ऊपर एक और पीढ़ी आपके साथ में रह रही हो सकती है, दादा दादी या उनके भाई बहन, मम्मी पापा के भाई बहन, दादा दादी के भाई बहन, वो सब साथ में मिल करके रह रहे हो सकते हैं। आपके भाई बहन सब साथ में मिल करके रह रहे हो सकते हैं। तो मल्टीपल जनरेशंस, और वो सारी जनरेशंस एक साथ एक ही परिवार में साथ में रह रही हो सकती हैं, उसे हम जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं। इसका महत्व बहुत है, सिग्निफिकेंस बहुत है। जनरली ये हमारे अंदर इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करता है, अंतर निर्भरता जो है, परस्पर निर्भरता लेकर आता है। हम किसी न किसी काम के लिए अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य पर निर्भर हैं। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, काम का महत्व उतना ही है। काम छोटे से छोटा हो, आपका छोटा सा जो है, अगर कुछ भी छोटा सा काम है, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम पढ़ नहीं पा रहे, तो हमने घर में किसी से पूछ लिया। इतने छोटे से काम से लेकर के बड़े से बड़ा काम, आपकी खाने की ज़रूरतों से लेकर के आपकी कपड़ों की आवश्यकताओं से लेकर के सारी ज़रूरतें जो हैं, सारे आवश्यकताएं जो हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार के द्वारा पूरी हो रही
हो रही होती है। तो एक इंटरडिपेंडेंस जो है, परस्पर निर्भरता, हम किसी काम के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य पर निर्भर हैं, कोई सदस्य किसी काम के लिए हम पर निर्भर है। इस प्रकार से एक परस्पर निर्भरता यहाँ पर विकसित हो पाती है। जितना बड़ा परिवार उतनी ही निर्भरता और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा शेयर्ड रिसोर्सेज, हम अपने रिसोर्स शेयर करते हैं, हम अपने संसाधन शेयर करते हैं। हम अपना पेन जो है, आप अपना पेन जो है वो आपका भाई भी यूज कर रहा हो सकता है, आपकी बहन भी यूज कर रही हो सकती है, शेयरिंग हो रही होती है। टेबल है, हम स्टडी टेबल पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसी टेबल को हम अपने भाई बहन के साथ में शेयर कर रहे हो सकते हैं। घर है, हम उस पूरे घर को जो है अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है उनके अंदर एक शेयर्डनेस की भावना जो है, एक दूसरे के साथ में रिसोर्सेज को, संसाधनों को साझा किया जाए, शेयर किया जाए, ये भावना विकसित हो पाती है, डेवलप हो पाती है। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस, जो परंपराएं हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रिजर्व हो पाती है। हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम परंपरा को ज्यादा अच्छे से नहीं निभा रहे, तो हमारी ऊपर वाली जो पीढ़ी है वो बताएंगी नहीं, इस परंपरा को ऐसे मनाओ, दिवाली आ रही है तो दिवाली ऐसे मनाई जाएगी, आप कुछ गलती कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे करना चाहिए। ये सारे ट्रेडिशंस, परंपराएं जो है वो हमें अच्छे से ट्रांसफर हो पाती। जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है, कभी वो भी परिवार में नीचे की जनरेशन थी, तो उन्होंने अपने ऊपर वाली जनरेशन से सीखा, अब वो आपको सिखाएंगे। आप जब ऊपर की पीढ़ी में चले जाओगे तो आप अपने नीचे आने वाली पीढ़ियों को सिखाओगे। ऐसे ट्रेडिशंस, परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती है। जॉइंट फैमिली की हेल्प से, संयुक्त परिवार की सहायता से ये काम ज्यादा आसानी से हो पाता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिली की, एकल परिवार की, तो या तो कोई कपल रह रहा हो सकता है, कोई एक युगल जो है वो रह रहा हो सकता है, पति पत्नी दोनों रह रहे हो सकते हैं, या उनके अगर बच्चे भी हैं तो बच्चे भी साथ में रह रहे हो सकते हैं। उसी को हम एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में देखते हैं। कई बार सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, बच्चे हैं उनके सिर्फ मदर जो है वही प्रेजेंट है, कई बार सिर्फ फादर जो है वही प्रेजेंट है। आज के समय में ये बढ़ रहा है, क्योंकि आज के समय में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को, खासतौर से पुरुषों को, अपना गांव छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ता, माइग्रेट करना पड़ता है, प्रवासन करना पड़ता है। उस जगह को छोड़कर, जिस भी जगह पर वो बचपन से पले बड़े हैं, उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जाना पड़ता है। अब कई बार आर्थिक स्थितियां ऐसी होती है कि वहां जो व्यक्ति कमा रहा है वहां रहने का खर्चा ज्यादा, किसी बड़े शहर में रह रहा है, या गांव में है तो शहर में रह रहा है तो शहर के खर्चे अपने ज्यादा है, तो अकेला वहां पर रह रहा हो सकता है, एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में, एकल परिवार के रूप में रह रहा हो सकता है। तो ये आज की जो परिस्थितियां बदल रही है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो बदल रही है, सामाजिक आर्थिक स्थितियां बदल रही है, उसके आधार पर परिवार जो कि समाज का हिस्सा है वो भी बदल रहा है, उसकी भी स्थितियां बदल रही है। आज के समय पर ज्यादातर हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होती चली जा रही है। कारण कई सारे हैं, मोबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण है, इन सब की वजह से ये कन्वर्जन या ये परिवर्तन होता हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें, जैसे हम अगर बात करें तो जैसे एनसीईआरटी जो है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हमें सिखाती है। भारतीय परंपरा कुछ ऐसी परंपरा है जहां आपको कजिन, जो इंग्लिश में एक वर्ड है कजिन, इंग्लिश में जो आपको एक वर्ड दिखता है कजिन, इसका कोई हिंदी शब्द आपको नहीं दिखाई देगा। एंड इवन दैट, हमारे पापा के जो भाई हैं, जो बहन हैं, उनके लिए इंग्लिश में सिर्फ अंकल और आंटी वर्ड ही यूज होगा, आंट वर्ड ही यूज होगा। मम्मी के जो भाई बहन है उनके लिए भी हम इंग्लिश में सिर्फ अंकल और आंट वर्ड जो है वही यूज कर सकते हैं, ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां पे परिवारों का रहने का जो तरीका है, अंग्रेजी जहां विकसित हुई है, ब्रिटेन में विकसित हुई है, वहां पर परिवारों का जो रहने का तरीका है वो ज्यादातर न्यूक्लिएटेड फैमिली के रूप में रहने का तरीका है, एकल परिवार के रूप में रहने का तरीका है। जबकि भारत में अगर हम आते हैं तो हम अपने कजिन के लिए ऐसा कोई वर्ड ही नहीं देखेंगे, वो भी हमारे भाई बहन ही है। हम उनके लिए सीधा, भले ही मौसी का लड़का है, मामा का लड़का, ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का है, लड़की है, जो भी है, हम उसके लिए सीधा सीधा भाई और बहन शब्द ही यूज करेंगे। जो हमारी फैमिली को जो इंपॉर्टेंस देने का जो तरीका है उसको शो करता है, उसको दर्शाता है कि हम अपने परिवार को इतना महत्व देते रहे। भारतीय संस्कृति में परिवार का महत्व इतना ज्यादा रहा है कि हम अपने भाई बहन, जो कि जिनको कि हम भाई बहन कहते हैं जनरली, या इंग्लिश में जिनको कजिन कहा जाता है, सगे भाई बहन तो है ही हैं, लेकिन उनके अलावा जो कजिन जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, वो कजिन
हिंदी में उसके लिए कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि हमने कभी उनको अलग रूप से देखा ही नहीं। ये मामा का लड़का है, ये उतना ही हमारा भाई है जितना कि मेरा सगा भाई है। ये मामा की लड़की है या बुआ की लड़की है, ये उतनी ही हमारी बहन है जितनी की हमारी सगी बहन है। हमने उनमें भेदभाव जो है वो कभी देखा ही नहीं, इसीलिए हमारे लिए कोई अलग से शब्द रहा ही नहीं। परंपरा में, ट्रेडिशन में, हिंदी में या भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई अलग से शब्द हमें नहीं मिलता। जबकि इंग्लिश में कजिन वर्ड में सब निपट जाते हैं, अंकल वर्ड में सब मामा चाचा ताऊ सब निपट जाते हैं, आंट वर्ड में बुआ मौसी सब निपट जाते हैं। लेकिन हमारे लिए क्योंकि उन सब का महत्व है, तो हम उन सब के लिए एक एक शब्द जो है, क्योंकि वो हमारे साथ में रहते रहे हैं, तो हम उनके लिए ये नए नए शब्द जो है वो बनाते रहे। और जो कजिन है हमारे, उनके लिए तो भाई बहन वर्ड, सीधे भाई बहन है वो हमारे, तो हम उनके लिए सीधा भाई बहन वर्ड ही यूज करते रहे हैं, जो कि हमारे डीप फैमिलियल बॉन्ड्स को दिखाता है, हमारी भारतीय संस्कृति के गहरे पारिवारिक बंधनों को दिखाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये जो फैमिली यूनिट होती है, जो परिवार एक इकाई के रूप में काम करता है, इसके रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और धर्म क्या होता है, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व और धर्म क्या होता है। अगर हम देखें तो फैमिली जो है वो बेसिकली एक स्कूल फॉर वैल्यूज है, एक प्राइमरी स्कूल फॉर वैल्यूज है। जब बच्चा शुरुआत में बड़ा हो रहा है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हो, उसके अंदर कुछ मूल्य हो, वो अपना महत्व समझता हो, अपने आसपास के लोगों का महत्व समझता हो, समाज का महत्व समझता हो, सोसाइटी का इंपॉर्टेंस समझता हो, ये वैल्यूज उसके अंदर उसका परिवार ही डालता है। हम नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए जो है वो भले ही स्कूल चले जाते हो, लेकिन हमारे अंदर जो वैल्यूज आएंगी, जो मूल्य आएंगे, वो मूल्य बेहतर तरीके से हमारा परिवार ही विकसित करता है, हमारी फैमिली ही डेवलप करती है। फैमिली ही बताती है कि ये पिताजी हैं, इनकी वैल्यू करनी है, इनको हमें जो है एक सम्मान दर्शाना है, ये माता है, इनके लिए हमें जो है एक सम्मान दर्शाना है। डेफिनेटली वो भी हमें प्यार करते हैं, वो भी हमें जो है वो एक प्रेम जो है वो हमें डेफिनेटली उनसे मिलता है, हमें बदले में एक प्रेम और सम्मान जो है उनके प्रति दर्शाना है। ये हमें फैमिली ही सिखाती है, परिवार ही सिखाता है। हमें अपने छोटे बड़े भाई बहनों का सम्मान करना है, प्यार करना है, डेफिनेटली हमें फैमिली ही सिखाती है। तो फैमिली जो है वो वैल्यूज का एक स्कूल है, मूल्य सिखाने का एक स्कूल है। सिखाने का जनरली स्कूल जो है वो कुछ सिखाता है हमें, तो यहाँ पर जो है फैमिली एक स्कूल है जो हमें कुछ सिखा रहा है, और वो क्या सिखा रहा है हमें, वैल्यूज या मूल्य सिखाने का काम कर रहा है। रिलेशनशिप जो होती है हम परिवार के साथ में, जिस भी सदस्य के साथ में हम रह रहे हैं, हम उनके साथ में लव रिलेशन रखते हैं, हमारा उनके साथ में प्रेम का संबंध है, हम उनकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, बड़े छोटों की करते हैं, छोटे बड़ों की करते हैं। कोऑपरेशन होता है, एक सहयोग होता है, सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं। एंड इंटरडिपेंडेंस, हम किसी काम के लिए अपने माता पिता पर निर्भर हैं, तो किसी काम के लिए माता पिता हम पर निर्भर हैं, हम किसी काम के लिए अपने भाई बहन पर निर्भर है, तो किसी काम के लिए वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। ऐसे ही जो पार्ट है वो हमें परिवार के अंदर देखने को मिलता है, और इसी से वैल्यूज, मूल्य एक व्यक्ति के अंदर विकसित होते दिखाई देते हैं। हमें यहाँ पर धर्म का कंसेप्ट मिलता है। धर्म यानी ड्यूटी। धर्म शब्द का मतलब क्या है, ड्यूटी। हमें हमारा जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करना है, हमारा धर्म हमें पूरा करना है, यानी हमें हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज जो है वो फुलफिल करनी है, वो पूरी करनी है। और भी बहुत सारी चीजें, वैल्यूज जो है वो हम सीखते हैं, जैसे कि अहिंसा। घर के बड़े जो होते हैं वो छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि हिंसा नहीं करनी है, किसी जानवर को नहीं मारना है। छोटा बच्चा उसको नहीं समझ आता, वो किसी भी जानवर को, कुत्ते को, किसी जो भी जानवर उसको दिख जाए उनको मारने लगता है, तो बड़े सिखाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। अहिंसा जो है वो हमारे अंदर विकसित होती है। दान का महत्व हम सीखते हैं, किसी को कुछ देना, जितना सामर्थ्य हो, परिवार में जैसा भी सामर्थ्य होगा वैसा हम देना सिखाते हैं कि हमें किसी को कुछ देना चाहिए, हमेशा देना चाहिए। गिविंगनेस जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। दान का महत्व हम सीखते हैं परिवार के साथ में। सेवा का महत्व हम सीखते हैं, दूसरों की सेवा जो है, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके, परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सके, वो सेवा का महत्व हम सीखते हैं। और ये सारी वैल्यूज जो हैं, ये सारे मूल्य जो हैं, भारत में विशेष रूप से हमें परिवार ही सिखाता है। ये ज्यादा हम जो ये सारी चीजें सीखते हैं वो परिवार ही सिखा रहा होता है। हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, अगर हम पाश्चात्य दुनिया की बात करें, पाश्चात्य विश्व की बात करें, उनके यहाँ पर उनको जो है वो स्कूल में जा करके या कहीं जा करके वैल्यू सीखनी पड़ती होंगी। हमारे यहाँ हमें ये कुछ भी सिखाने की जरूरत जो है वो पड़ती ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने परिवार से ही ये सब कुछ सीख रहा होता है। जब से वो छोटा बच्चा था, जिस दिन से पैदा हुआ, उसी दिन से ये सारी चीजें वो सीखता जा रहा है। हाँ, लेवल अलग अलग होगा। छोटा बच्चा अभी वो पूरा नहीं सीखा होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा सीखेगा।
लेकिन वो सीखता जाएगा, परिवार के साथ में जैसे जैसे रहेगा वैसे वैसे वो ये सारी चीजें सीखता चला जाएगा। कम्युनिटी, नेक्स्ट जो पार्ट आता है, ये बात हमने करी फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। नेक्स्ट बात आती है कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल्स, कुछ लोगों का एक समूह है, जो कि फैमिलीज हो सकती हैं, परिवार हो सकते हैं, बहुत सारे परिवार एक साथ रह रहे हो सकते हैं। जैसे एक विलेज है, एक गांव है, गांव के अंदर बहुत सारे परिवार हैं जो एक साथ रह रहे हैं और वो गांव अपने आप में एक कम्युनिटी है, अपने आप में एक समुदाय है। या वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, किसी कारण से मिले हुए बहुत सारे एकल लोग जो हैं, एक लोग जो है वो किसी कारण से मिले हो सकते हैं। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दे तो आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल अपने आप में एक कम्युनिटी है, उस स्कूल के सभी लोग जो हैं इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आप पूरा स्कूल अपने आप में एक कम्युनिटी हो। अगर आप किसी क्लास में हो, आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज अपने आप में एक कम्युनिटी है, उसमें आप किसी क्लास में हो, वो अपने आप में एक कम्युनिटी है, वो भी एक समुदाय है, वो भी एक कम्युनिटी है। तो ऐसे कम्युनिटी समुदाय जो हैं वो हमें इंडिविजुअली या फैमिली के रूप में, किसी भी रूप में हमें देखने को मिल सकते हैं। इनके बनने के कई सारे आधार हो सकते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल बेसिस हो सकता है, भौगोलिक आधार हो सकता है। गांव एक ही ज्योग्राफी में, एक ही लोकेशन पे सभी लोग साथ में रह रहे हैं, वो एक गांव हो गया। एक ही लोकेशन पे बहुत सारे लोग साथ में रह रहे हैं, वो एक शहर हो गया। तो वो एक अर्बन कम्युनिटी या रूरल कम्युनिटी बन जाएगी। अपनी एक गांव की अपनी एक कम्युनिटी है, अपने शहर की अपनी एक कम्युनिटी है। दूसरा कल्चरल हो सकता है, जैसे साझा त्योहार, बहुत सारे लोग जो है वो एक ही प्रकार का त्योहार मना रहे हो सकते हैं, एक ही प्रकार का खाना खा रहे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ राजस्थान में दाल बाटी चूरमा बहुत फेमस है, तो दाल बाटी चूरमा खाने वाली एक कम्युनिटी हो जाएगी। बिहार में लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, तो वो खाने वाली एक कम्युनिटी हो जाएगी। ऐसे अलग अलग जगहों पर कोई भी एक शेयर्ड रीजन हो सकता है, कोई भी एक कारण हो सकता है जो बहुत सारे लोगों के बीच में साझा है, वो लोगों की एक कम्युनिटी बना सकता है, एक समुदाय जो है वो बन सकता है। रिचुअल्स हो सकते हैं, अनुष्ठान हो सकते हैं, कार्यक्रम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें जोड़ सकती हैं। नेक्स्ट होता है ऑक्यूपेशनल, व्यावसायिक। बहुत सारे लोग मिलकर के कोई एक काम कर रहे होते हैं, तो उस काम को करने वाले लोग जो हैं उनकी अपनी एक कम्युनिटी बन जाएगी। मैं पढ़ाने का काम करता हूं, तो बहुत सारे टीचर्स की कम्युनिटी का हिस्सा हूं, मैं भी एक टीचर्स अपने आप में एक कम्युनिटी है। ऐसे कोई ट्रेडिंग कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो व्यापारियों का समुदाय बन जाएगा, ट्रेडिंग कम्युनिटी बन जाएगी। बहुत सारे लोग खेती कर रहे हैं, तो कृषक समुदाय जो है, फार्मर्स की कम्युनिटी बन जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग जो जो जिस जिस प्रकार का ऑक्यूपेशन है, उस आधार पर हम उनकी कम्युनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट सोशल कम्युनिटी हो सकती है, जैसे कि जाति। बहुत सारे लोग जो हैं, जनरली जो शादियां होती रही है भारत में, परंपरा जो रही है, आप अपने मामा को देखेंगे, चाचा को देखेंगे, ताऊ को देखेंगे, मामा के मामा को देखेंगे, सब जो है वो एक ही जाति के आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जनरली जाति प्रथा जो है वो भारत में रही है, और जाति में ही, स्वजाति में विवाह जो है वो हमें देखने को मिलता रहा है। वो अपने आप में एक कम्युनिटी बन गई, एक समुदाय बन गया है। रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, धार्मिक समूह हो सकते हैं, जैसे पारसी समुदाय। भाषाई समूह हो सकते हैं, हिंदी बोलने वालों की अपनी एक कम्युनिटी, तो तेलुगु बोलने वालों की अपनी एक कम्युनिटी, तो कन्नड़ बोलने वालों की अपनी एक कम्युनिटी, फ्रेंच बोलने वालों की अपनी एक कम्युनिटी, तो रशियन बोलने वालों की अपनी एक कम्युनिटी। भाषाई आधार पर हमें कम्युनिटीज जो है, समुदाय जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और रुचि आधारित भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, फूड अपने आप में एक इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी बन जाती है। दाल बाटी चूरमा खाने वाले, इन सबको इंटरेस्ट है, ये सब लोग जो है वो एक कम्युनिटी। इडली सांभर खाने वाले, इन सबको इंटरेस्ट है, तो ये सब जो है वो एक कम्युनिटी। ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो हम बना सकते हैं। पिज्जा खाने वाली एक कम्युनिटी है, तो वो अपने आप में एक कम्युनिटी, वो अपने आप में एक समुदाय। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट बेस्ड जो कम्युनिटीज हैं वो हो सकती हैं। कम्युनिटी के फंक्शन क्या होते हैं, ये जो समुदाय हैं इनके कार्य क्या होते हैं? पहला कार्य पारस्परिक सहयोग। हर लेवल पर अगर आप देखेंगे, गांव के लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपको दिखाई देंगे, स्कूल के बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स सब अभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे, टीचर्स सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। किसी भी लेवल पर, किसी भी कम्युनिटी पर हम जाएं, व्यापारी वर्ग पर जाएं, व्यापारियों की अपना एक समुदाय है, ट्रेडर्स की एक कम्युनिटी है, वो एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है म्यूचुअल सपोर्ट जो है, पारस्परिक सहयोग जो है, वो हमें कम्युनिटीज के बीच में देखने को मिलेगा, जिसका कि बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। अभी हम आगे कुछ केस स्टडीज देखेंगे जहां हम इसका लाभ भी देखेंगे, एडवांटेज भी देखेंगे। बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे विवाह, वेडिंग्स अपने आप में एक सेलिब्रेशन है जो बहुत सारे लोग मिल करके मना पाते हैं।
हम देखते हैं कई 100 लोगों से लेकर कई हजारों लोग जो है वो एक शादी के अंदर, एक विवाह के अंदर आयोजित, एक शादी विवाह जो आयोजित हुआ उसमें बहुत सारे लोग जो है उसको मनाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर कोई क्राइसिस आ जाए, किसी प्रकार का संकट आ जाए, तो सभी लोग मिलकर के एक दूसरे की सहायता करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। फ्लड्स की कंडीशन बन गई, अभी पंजाब में बाढ़ आई तो पूरा भारत पंजाब के साथ है। और भी किसी प्रकार भूकंप आया है तो भूकंप में हम एक दूसरे के साथ हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तब भी हम एक दूसरे का सहयोग जो है वो करते हैं। कम्युनिटी का काम है, समुदाय का काम है कि जब आज हमारे ऊपर, मेरे ऊपर किसी प्रकार की विपदा है, आप लोग मेरा सहयोग करोगे, आपके ऊपर किसी प्रकार की विपदा है, मैं सहयोग करूंगा, मतलब सभी लोग मिलकर के सहयोग करेंगे, तो सभी लोग मिलकर के एक दूसरे का सहयोग जो है वो कर पाते हैं। कलेक्टिव एक्शन होता है, सभी लोग जनरली हम जो देखते हैं, हमने जो बात करी, कोई ना कोई एक कलेक्शन है, कोई एक पर्पस है जिसके आधार पर लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, वो कलेक्टिव एक्शन है। जैसे एग्रीकल्चर कर रहे होंगे लोग, बहुत सारे लोग कृषि कर रहे हैं तो उनकी एक कम्युनिटी बनी हुई है। रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाता है, बेहतर तरीके से हो पाता है। गांव के लोग हैं, जमीन गांव की है, लैंड एक रिसोर्स है, जमीन जो है, भूमि जो है वो एक संसाधन है, तो उस भूमि का उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं। पानी एक शेयर्ड रिसोर्स है, सभी गांव वालों को चाहिए, उसका एक सही तरीके से जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं। मिट्टी जो है, सॉइल जो है वो अपने आप में एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट जो है वो अपने आप में एक रिसोर्स है। तो इन सबका हम शेयर्ड वे में, साझा तरीके से हम उसका उपयोग कर पाते हैं कम्युनिटी की हेल्प से, समुदाय की सहायता से। इसके अलावा हम सेल्फ गवर्नेंस जो है वो कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ में स्वशासन जो है वो स्थापित कर पाते हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम भारत में देखें तो भारत का पंचायती राज सिस्टम जो है वो स्वशासन पर फोकस करता है। गांधी जी के जो मूल्य हैं, गांधीयन वैल्यूज जो हैं, वो स्वशासन के बारे में बात करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस के बारे में या लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है, बहुत बड़ा योगदान जो है वो यहीं से आता है, कम्युनिटी से आता है, समुदाय से आता है। जैसे हम वाटर, फॉरेस्ट, ग्रेजिंग लैंड, जमीन, इन सबको आपस में शेयर करके एक दूसरे के लिए उपयोग में ला पा रहे हैं। गांव है तो वो लोग अपने उपयोग में ला पा रहे हैं, शहर है तो वो लोग व्यापार करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, अलग अलग काम जो हम शहरों में देख रहे हैं, उन सब के लिए उस जमीन का उपयोग जो है वो कर पा रहे हैं, पानी का उपयोग कर पा रहे हैं। हर वो रिसोर्स जो शेयर्ड है, जो नेचर हमें दे रही है, प्रकृति हमें दे रही है, उसको हम साझा रूप से अच्छे तरीके से उपयोग में ला पा रहे हैं कम्युनिटी की हेल्प से, समुदाय की सहायता से। हम एक समुदाय में, कम्युनिटी में रहते हैं और हम उसका उपयोग ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिखाते हैं, डेफिनेटली हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे उत्तरदायित्व क्या हैं, ये कम्युनिटीज हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाती है। हमें दूसरों की सहायता करना, ये हमें कम्युनिटी सिखा पाती है। जब हमारे ऊपर समस्या आती है तो कम्युनिटी हमारी हेल्प करती है। जब किसी और के ऊपर सहायता आएगी तो एज ए कम्युनिटी, हम भी उस समुदाय का हिस्सा है तो हम भी उस व्यक्ति की सहायता करेंगे। कम्युनिटी जो है वो बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य हमें सिखाती है। तो काफी सारे फंक्शंस, काफी सारे कार्य कम्युनिटी करती हुई हमें दिखाई देती है। कैसे करती है, इसकी कुछ केस स्टडीज या एग्जांपल्स जो है वो एनसीईआरटी यहां पर हमें सिखाती है। कुछ ब्लॉक्स बना रखे हैं चैप्टर को, अगर आप खोल के बैठे हैं पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा। पहली जो केस स्टडी आपको दिखाई देगी, दैट इज दी भील कम्युनिटी, झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर भील समुदाय का एक उदाहरण हमें दिखता है। एक पूरा पेज भर रखा है जिसके अंदर फोटोज वगैरह भी लगा रखे हैं, कैसे भील समुदाय ने एक दूसरे की सहायता करी। बेसिकली जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के अंदर, जो झाबुआ क्षेत्र है, उस झाबुआ क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा अकाल की स्थिति बनने लगती है। अकाल की स्थितियां जो है, ड्रॉट्स की कंडीशंस जो है वो बनने लगती हैं। और ड्रॉट्स और अकाल की स्थिति में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, परिवार जो है वो पीड़ित हो रहे हैं, लोग जो है, इंडिविजुअल्स जो है वो बहुत ज्यादा उसकी समस्या से ग्रस्त हैं। तब जो ये भील कम्युनिटी, भील समुदाय जो है, इनके अंदर एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है जिसको हम कहते हैं हलमा प्रैक्टिस, हलमा परंपरा। जिस हलमा परंपरा के अंतर्गत ये क्या करते हैं, हम पूरे समुदाय की हेल्प करेंगे। पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा जो समाज है, मतलब जातिगत समाज जो है, भील जाति वाला जो समाज है, वो एक दूसरे की हेल्प करेगा। इन्होंने क्या किया, हम क्योंकि ड्रॉट की कंडीशन से गुजर रहे हैं, सूखे की स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो इन्होंने कम्युनिटी लेवल पर यह डिसीजन लिया कि हम इस सूखे से भिड़ने के लिए अपने लेवल पर कुछ एफर्ट्स करेंगे। सरकार तो अपने एफर्ट्स कर ही रही है, हम अपने लेवल पर कुछ एफर्ट्स जो है वो करेंगे, कुछ प्रयास अपनी तरफ से किए जाएंगे। क्या किया इन्होंने, बहुत सारे छोटे 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 गड्ढे खोदे ताकि थोड़ा बहुत भी पानी जो गिरे
वो उन गड्ढों में स्टोर्ड रहे और हमारी पानी की समस्या खत्म हो सके। पानी ज्यादा गिरे, बारिश अच्छी हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ लगाने पड़ेंगे। एफोरेस्टेशन ड्राइव्स चलाए इन्होंने, बहुत सारे पेड़ जो हैं वो लगाए इन्होंने, बहुत सारे पेड़ लगाए, बहुत सारे गड्ढे खोदे, जिसकी हेल्प से इन्होंने उस सूखे की स्थिति से खुद ही निपट लिए। इनको किसी बाहरी तत्व की, बाहरी सरकार की जरूरत नहीं पड़ी। ये खुद ही उस अकाल से बाहर आ गए, उस अकाल को खत्म किया और उस अकाल की स्थिति से खुद को उबार पाए, खुद को बाहर लेकर आ पाए। इसके लिए बाकायदा जो है श्री महेश शर्मा जो है, इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड किया गया। पद्मश्री का सम्मान जो है वो दिया गया, जो इन्होंने कार्यक्रम चलाया था जिसको शिव गंगा मूवमेंट कहते हैं या शिव गंगा आंदोलन कहते हैं। उसके द्वारा इस कम्युनिटी ने, जो इनकी पुरानी प्रथा है जिसको हलमा प्रथा कहते हैं, उस हलमा प्रथा के द्वारा बहुत सारे पेड़ लगाए और वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाए। वही गड्ढे खोद खोद करके पानी को हार्वेस्ट करने के लिए, जल का संचयन करने के लिए पूरी व्यवस्था इन्होंने बनाई। इससे, इस केस स्टडी से हमने क्या सीख रहे हैं? कम्युनिटी की अपने प्रति कोई ड्यूटी है। इन लोगों को उसके लिए कोई पैसा नहीं मिला है। ये लोग किसी और के यहाँ काम करते हैं, ऐसे पेड़ लगाते हैं, ऐसे गड्ढे खोदते, तो पैसा मिलता है इनको यहाँ पर खुद के लिए काम करने के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए कोई पैसा नहीं मिला है। कोई अलग से कोई एडवांटेज नहीं मिला है कि भाई तुमको जो है, तुमने ये काम किया तो तुमको अलग से जमीन दी जाएगी, कोई गिफ्ट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये इनकी ड्यूटी थी, कर्तव्य था कि सबके लिए काम करना है, तो सबके लिए इन्होंने काम किया और बदले में इनको रिवार्ड मिला, प्रकृति की तरफ से रिवार्ड जो है वो मिला। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लेकर आ पाए, उस समस्या का समाधान लेकर आ पाए। एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप जो है वो मिली। पर्यावरण के साथ में जो पर्यावरण का संरक्षण है वो ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। नेचर भी तो हमारी कम्युनिटी का एक हिस्सा है, हमारे समुदाय का एक हिस्सा है ये प्रकृति भी। हम इस प्रकृति का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, शोषण नहीं कर सकते। ये हम हमेशा से सीखते हैं। भारतीय मूल्य जो है वो हमेशा से सीखते हैं। मतलब भारतीय मूल्य तो इतने जबरदस्त रहे हैं कि हम अगर किसी पेड़ की एक पत्ती भी जा करके तोड़े तो पहले उससे क्षमा याचना करते हैं कि तुम्हारी ये पत्ती जो है वो मैं अपने स्वार्थ के लिए तोड़ रहा हूं, इसके लिए मुझे क्षमा करना। हम सुबह सुबह जब पलंग से उठते हैं तो हम उस पृथ्वी से क्षमा याचना करते हैं कि हे पृथ्वी देवी, मैं अपने एक स्वार्थ के लिए आपके ऊपर चलूंगा, आपके ऊपर पैर दूंगा, आप हमारी माता हो, इसके लिए मुझे क्षमा करना। भारत के अंदर ये लेवल तक, इस डीप रूटेड तक, इतनी गहरी जड़ों तक हमारे अंदर परोपकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भाव जो है वो हमारे अंदर रहा है कि छोटा सा भी कोई हमारा कुछ उपकार कर रहा है, पृथ्वी हमारे लिए कुछ कर रही है, हम बदले में उसके प्रति कृतज्ञ रहे। वो पेड़ पौधे की छोटी सी पत्ती अगर हम तोड़ के ला रहे हैं तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहे। ये हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव जो है, ऑब्लाइज होने का जो भाव है वो बना रहे। ये हमारे अंदर ये वैल्यूज जो है वो वही परिवार और समुदाय जो है, फैमिली एंड कम्युनिटी जो है वो डेवलप करते हैं। तो पर्यावरण के प्रति वो सचेत होना, ये हमें समुदाय ने सिखाया। समुदाय ने, कम्युनिटी ने जो है वो एक साथ काम किया। और इनकी जो ट्रेडिशन थी, इनकी जो प्रैक्टिस थी, इनकी जो प्रथा थी, इनकी जो परंपरा थी, जो कहती है कि अगर समुदाय पे कोई समस्या आए तो सबको मिलजुल करके समस्या का समाधान निकालना है, वो इन सबके काम आई। अगर ये ट्रेडिशन नहीं होता, ऐसी इनकी कोई प्रथा नहीं होती, शायद ये उस समस्या से उतना बेहतर तरीके से नहीं भिड़ पाते, नहीं सॉल्यूशन ला पाते जितना बेहतर तरीके से ये सॉल्यूशन लेकर आ पाए। कारण है इनकी परंपरा थी, जब भी किसी पे आफत आए तो सबको साथ में आना है। इन पे सब पे ही आफत आ रही है तो सभी एक साथ आकर के सॉल्यूशन निकाला कि हम पर्यावरण के बारे में क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि गड्ढे खोदने से पानी रुक सकता है, पेड़ लगाने से पानी रुक सकता है, ज्यादा बारिश हो सकती है, लगाओ, उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा किसी को, लेकिन करना है सभी को। सभी का ये अपना सेल्फ डिसीजन है कि हमें अपने लिए और अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए ये करना है ताकि हम अपना भविष्य बेहतर कर सके, जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके। तो एक शानदार केस स्टडी हमें ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की, मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की भील कम्युनिटी की हालमा ट्रेडिशन के रूप में, हालमा प्रथा के रूप में देखने को मिलती है। और इसके लिए बकायदा महेश शर्मा जो है, इनको पद्मश्री का पुरस्कार 2019 में दिया गया। सेम ऐसे अगर हम 2015 की चेन्नई फ्लड्स की बात करें, चेन्नई में बाढ़ आई 2015 के अंदर, जबरदस्त बाढ़ आई। मतलब इतनी जबरदस्त बाढ़ की पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक चुका है, चेन्नई शहर रुक चुका है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हो। लेकिन तब बहुत सारे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन हैं, वो आगे आए और सभी के लिए निशुल्क भोजन और निशुल्क सहायता लेकर आए
कि भाई लोगों को समस्या आ रही है। शहर भी तो एक कम्युनिटी है, चेन्नई अपने आप में एक कम्युनिटी है, चेन्नई अपने आप में एक शहर है जो अपने आप में एक समुदाय है। तो डेफिनेटली लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। तो उस समय पर जो समुदाय थे, जिनके पास में पैसा था, जिनके पास में बजट था, वो सभी आगे आए, लोगों को निशुल्क भोजन कराया कि आप लोग जो हैं वो अभी समस्या से ग्रस्त हो, भोजन नहीं कर पा रहे हो, फूड की स्थिति जो है वो नहीं बन पा रही है, तो हम आपको भोजन की व्यवस्था दिलाते हैं। तो भोजन की व्यवस्था दिलाई, और किसी प्रकार की सहायता चाहिए, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, चिकित्सकीय सुविधाएं चाहिए, जो बेसिक नीड्स होती है वो सारी अवेलेबल करवाने की कोशिश जो है इनके द्वारा की गई। तो ये भी एक शानदार एग्जाम्पल हमें बताता है। इसमें लोग और वॉलंटरली सामने आए हैं, स्वैच्छिक रूप से सामने आए, हम हेल्प करेंगे। एक संस्थान आया तो दूसरा भी संस्थान आया, हम भी हेल्प करेंगे, हम भी सहायता करेंगे। हमने कोविड-19 के दौरान देखा है ऐसा, कई सारे समुदाय जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं। भाई लोग जो हैं वो किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, लोगों के घर में जो है समस्या चल रही है, सभी कोरोना से ग्रस्त हैं, कोविड-19 से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, कम्युनिटी आगे आती है, भोजन की व्यवस्था करती है। और भी व्यवस्थाएं चाहिए, चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, हम हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे कम्युनिटीज, बहुत सारे समुदाय जो है वो आगे आते हैं और उस क्राइसिस को, उस संकट को ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन हो पाता है। सरकार अपने एफर्ट्स लगाई रही है, लेकिन कम्युनिटी की तरफ से, समुदाय की तरफ से भी एफर्ट्स जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो हम उन प्रॉब्लम्स का ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्यूशन, समाधान लेकर आ पाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, एक और जो केस स्टडी है जो एनसीईआरटी में हमें देखने को मिलती है, अहमदाबाद गुजरात के एक व्यक्ति हैं कमल परमार। कमल परमार ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसों की कमी की वजह से अच्छा स्कूल नहीं जा पा रहे, अच्छी स्कूल एजुकेशन नहीं ले पा रहे, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही। तो उन्होंने अपनी तरफ से अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो हैं, वंचित बच्चे जो हैं, उनके लिए निशुल्क सायंकालीन शिक्षण और भोजन की व्यवस्था करी कि इन बच्चों को अच्छा पढ़ाया जाए। शाम के समय पर बच्चे जो है दिन भर किसी तरह का काम कर रहे हैं, तो शाम को इनको भोजन मिले मेरी तरफ से, उनकी तरफ से, कमल परमार की तरफ से, और उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले। तो उस शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया है, उन बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, वो पढ़ाते रहे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था जो है वो करते रहे, जो कि वॉलंटियर ड्रिवन एजुकेशनल मूवमेंट को दिखाता है, स्वेच्छा से स्वयंसेवी संचालित शैक्षिक आंदोलन को समझाता है, जो हमें दिखाता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक व्यक्ति की, हर व्यक्ति की, हमारी मतलब मैं सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मेरी या आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। समाज हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो हम भी समाज को अपनी तरफ से जो कुछ दिया जा सकता है वो देने की कोशिश करें। एम्पैथी, करुणा, सहानुभूति वो हमारे अंदर हो। दूसरों का अगर किसी प्रकार का दर्द हमें दिख रहा है, किसी प्रकार की समस्या हमें दिख रही है, तो हम उसका समाधान लेकर आ सके। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलर इस केस में हम जो देखते हैं, शिक्षा के प्रति परिवर्तनकारी शक्ति हमें दिखाई देती है। यहां हम साफ साफ देखते हैं कि सोसाइटियल इनइक्विटी इन एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक पहुंच में सामाजिक असमानता जो है उसको ये केस स्टडी दिखाती है। और अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखा है कि ऐसा हो रहा है कि समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा मिल रही है, कुछ वर्गों को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो जिनको नहीं मिल रही है, जो वंचित वर्ग हैं, जो वंचित बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स लगाया जा सकता है वैसा कुछ कर सकूं, वैसा यहाँ पर एफर्ट्स जो है वो लगाए गए हैं, प्रयास जो है वो किए गए हैं। तो कमल परमार एक और केस स्टडी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटीज, समुदायों का विकास कैसे होता है। समुदाय जो है वो जनरली अपनी इंटरडिपेंडेंटनेस की वजह से डेवलप होते हैं। हमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई सहायता किसी व्यक्ति से चाहिए, हो सकता है वो छोटे छोटे कामों के लिए हो, परिवार जनरली हमारी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। बड़े बड़े कामों के लिए हो, जैसे हम देखते हैं आज के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ का जो कल्चर है, बहुत बड़े बड़े हाउसेज जो हैं, कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, सोसाइटीज़ जो है वो बनती है, जिसमें एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं। एक कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर मान लीजिए 100 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट है, 500 फ्लैट है, तो वो 500 लोगों की अपनी एक सोसाइटी बन चुकी है, वो सब अपने साथ में जुड़ चुके हैं। अब उनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं, आपस में सुलझा लेंगे बहुत सारी, तो लेकिन बाहर से भी तो उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। बाहर से उनको पानी चाहिए, उनके यहाँ पे बहुत सारा कचरा पैदा होगा, वो कचरा कहाँ पर फेंकें, तो म्यूनिसिपैलिटी के साथ में उनको एक अच्छा रिलेशन चाहिए, उनकी इंटरडिपेंडेंसनेस है
कि हमें यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था चाहिए, म्युनिसिपैलिटी प्रोवाइड करेगी। हमारे यहाँ पर कचरा जनरेट होता है, वो उसका निस्तारण प्रॉपर तरीके से हो सके, उस वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो सके, उसके लिए हमें म्युनिसिपैलिटी की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए हमारी इंटरडिपेंडेंटनेस जो है वो जनरली कम्युनिटी को डेवलप करती है, वो जनरली समुदाय को विकसित करती है। तो ऐसे बहुत सारी टाइप की कम्युनिटीज जो हैं वो अलग अलग तरीकों से बनती हुई हमें देखने को मिल सकती है। यहां पर अगर हम पर्टिकुलरली ये सब कुछ जो सारी बात हमने करी, इसको अगर हम यूपीएससी के सिलेबस के साथ जोड़ कर देखें, जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही, जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के साथ, और जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी, और उसमें वैल्यूज जो मूल्य हैं उनको विकसित करने में समाज का, परिवार का, समुदाय का, फैमिली का, कम्युनिटी का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, उसके साथ में जोड़कर अगर हम देखें तो जो अभी तक जो कुछ हमने जाना इस चैप्टर के अंदर, जो कुछ हमने पढ़ा, आज हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी जो है वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रही है, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ बढ़ रही है। कारण कई सारे हैं, उसमें सबसे बड़े कारण जो है वो जनरली जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं, अपना व्यवसाय है जिसके लिए व्यक्ति को अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली के रूप में, जॉइंट फैमिली को छोड़ करके न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रह रहा है। और भी बहुत सारे कारण हमें मिल जाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम भले ही हम इससे लास्ट चैप्टर जो बात कर चुके हैं ऑलरेडी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा विविधता भारत में है, बहुत सारी चीजों की विविधता है, इतनी ज्यादा विविधता, इतनी ज्यादा डायमेंशंस हैं कि हम उनको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मतलब हम अगर उसके बारे में बात करने बैठे तो कई महीनों निकल जाएं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो हमें देखने को मिलती, कई सालों निकल जाए, उनको ऑब्जर्व करने में लोगों का पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वो पूरी भारत की विविधता को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अपना पूरा जीवन खपा दिया, फिर भी उस विविधता को, उस डाइवर्सिटी को हम पूरी तरीके से देख भी नहीं पाए। उसको समझना, उसके पीछे के कारणों को जानना, ये तो बहुत आगे की बात रही, हम उनको समझ देख भी नहीं पाए प्रॉपर तरीके से, पूरा लाइफ निकल जाने के बाद भी। इतनी डाइवर्सिटी इंडिया के पास में, तो उस डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया जो है वो एक यूनिटी के रूप में, एक एकता के रूप में देखने को मिलता है। डिटेल में हमने लास्ट सेशन में, लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके अंदर बात करी है। तो हमें विविधता में एकता का गुण जो है वो भारत में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फैमिली जो है, परिवार जो है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेशली वैल्यूज को डेवलप करने में, जो मूल्य हैं उनको विकसित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और जीएस पेपर 4 एथिक्स वाले पार्ट में ये सीधा सीधा हमारे लिए सिलेबस में लिखा हुआ टॉपिक है, रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू इनकलकेशन, मूल्य संवर्धन में परिवार की भूमिका। उस पार्ट से ये सीधा सीधा ये चैप्टर कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, जो सोशल, मॉरल, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के डेवलप होने में सामाजिक, नैतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकसित होने में परिवार किस प्रकार से सहयोग करता है, किस प्रकार त्याग करता है, किस प्रकार सेवा करता है, इन सबको बेहतर तरीके से समझा पाता है। अगर मैं यूं कहूं तो ये चैप्टर कोई बहुत विशेष बात नहीं कह रहा, हम जो अपने परिवार में, अपने समुदाय में देख रहे हैं, उन्हीं चीजों को यहाँ रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में लेकर आने का काम कर रहा है। हमें भी आगे जब आंसर राइटिंग करनी है, जब हम आंसर लिख रहे हैं, मेंस में लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो वैल्यूज हम समझ पाए हैं, जो देख पाए हैं, जो इस सोसाइटी में हम देख रहे हैं, उसको वहां पर बेटर तरीके से, बेहतर तरीके से कागज पर उतार पाए। तो इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ज्यादा बेहतर आंसर जो है वो अपनी आंसर कॉपी के अंदर लिख पाएंगे। गवर्नेंस एंड सोशल कैपिटल से भी जुड़ता है ये पार्ट जो है, शासन और सामाजिक पूंजी के साथ भी जुड़ेगा। जैसे अभी अभी हमने केस स्टडी देखी हल्मा ट्रेडिशन। हल्मा ट्रेडिशन साफ साफ बताता है कि कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट कितना शानदार हो सकता है, समुदाय आधारित संसाधनों का प्रबंधन कितना बेहतर तरीके से हो सकता है। समुदाय ने मिल करके वही जो शेयर्ड रिसोर्स थे, वही जमीन थी, उसके अंदर गड्ढे खोदे, वही जमीन थी, उसके ऊपर पेड़ लगाए, और अपने कुछ डिसीजंस की हेल्प से, कुछ निर्णयों की सहायता से वो एक बेटर रिजल्ट लेकर के आए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उस पूरे जिले के लिए, उस पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए कुछ बेटर कर पाए, कुछ बेहतर स्थिति जो है वो लेकर आ पाए, पूरे मानव समुदाय के लिए कुछ बेहतर वो लेकर आ पाए। कमल परमार जो है, उनकी क्लासेस जो है वो साफ साफ दिखाती है कि अगर कहीं किसी प्रकार का गैप रह रहा है, सरकार अपने प्रयास कर ही रही है, लेकिन अभी भी इतने प्रयासों के बावजूद भी कहीं अगर कमी सरकार की, प्रशासन की तरफ से रह जाती है, तो इंडिविजुअल्स भी आगे आ सकते हैं, मानव समुदाय जो है वो भी आगे आ सकता है, और वो इस प्रकार की समस्याओं का समाधान
निकाल सकता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारी तरफ से भी दिया जा सकता है। मतलब रोल जो है, भूमिका जो है, वो सिर्फ सरकार की नहीं होती है, हम भी इस देश का हिस्सा हैं। हर व्यक्ति, हर नागरिक जो आज इस देश में उपस्थित है, वो इस देश का हिस्सा है, वो इस देश का भाग है। तो हर व्यक्ति को अपने लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना होगा। अपने खुद के लिए करना होगा, अपने परिवार के लिए करना होगा, अपने देश के लिए करना होगा। जब सिर्फ सरकारी देश के बारे में सोचती रहेगी, हम कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमें भी अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर पाए, जितना हमसे हो पाए। किसी से कम हो पा रहा है वो कम कर रहा है, किसी से ज्यादा हो पा रहा है वो ज्यादा कर रहा है, लेकिन करना सभी को है। जिस दिन हम ये सारी भावना जो है सबके अंदर विकसित हो जाएगी, उस दिन सारे परिवारों का कल्याण होगा। हमने लास्ट सेशन में बात करी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुख भाग भवेत्। वो जो स्थिति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग अच्छे रहे, अच्छे से रहें, ना कश्चित् दुख भाग भवेत्, न कभी भी किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। ये कब हो पाएगा? किसी एक व्यक्ति के एफर्ट से या किसी सरकार के एफर्ट से नहीं हो पाएगा। ये हर व्यक्ति इंडिविजुअली, फैमिली के रूप में, परिवार के रूप में और कम्युनिटी, समुदाय के रूप में जब ये सभी लोग मिलकर काम करेंगे तभी हो पाएगा। और भारत ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से इन सभी चीजों में बहुत अच्छे से बिलीव करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो लघु चेत जो होते हैं, जिनकी चेतना छोटी है, जिनकी बुद्धि छोटी है, वो लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिन लोगों का चरित्र उदार है वो तो पूरी वसुधा को, पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। तो हमारे अंदर भारतीय मूल्य जो है, भारतीय सोसाइटी, भारतीय समाज हमारे अंदर वो मूल्य विकसित करने में हमेशा सक्षम रहा है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीते हैं। पूरी पृथ्वी, इस पूरी पृथ्वी पर जो कुछ भी है, हम सिर्फ मानव की ही बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे से छोटे वायरस से लेके बड़े से बड़े हाथी तक, बड़ी से बड़े ब्लू व्हेल तक, सब हमारे परिवार का हिस्सा है। हम सबके साथ में अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, ये वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप हो पाती है। तो ये फैमिली का और सोसाइटी का, कम्युनिटी का, समुदाय का, परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर उन मूल्यों को, उन वैल्यूज को डेवलप करने में हमें देखने को मिलता है। और ये चैप्टर पूरा का पूरा उन्हीं सारी चीजों से डील करता हुआ हमें दिखाई देता है। राइट, तो ये पूरा चैप्टर हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। सोशल एम्पावरमेंट इन इश्यूज पर भी हम परिवार और समुदाय मिलकर काम कर पाते हैं। पॉवर्टी, गरीबी की बात हो, एजुकेशन तक एक्सेस की बात हो, शिक्षा तक पहुंच की बात हो, जेंडर रोल्स की बात हो, लैंगिक भूमिकाएं, जो महिला और पुरुष में जो भेदभाव होता है, इन सब को दूर करने में, इन सब स्थितियों को और बेहतर बनाने में परिवार और समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इन सारी चीजों के बारे में चैप्टर बात करता है। कुछ मेंस के क्वेश्चन जो है, पोटेंशियल एसे एंड आंसर राइटिंग थीम्स, निबंध और उससे जुड़े हुए उत्तर लेखन के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ से सारे इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इन पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के सेशन भी मैंने आपके लिए किए हैं। एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, एक अच्छी मेन बॉडी कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, ये सेशन आगे आने वाला है आपके लिए। तो बहुत सारे सेशंस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। एज ए कम्युनिटी, मैं भी तो कम्युनिटी का मेंबर हूँ, समुदाय का भाग हूँ, तो मुझे भी तो अपनी कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, विद्यार्थियों का जो समुदाय है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है, मेरी तरफ से जितना हो पाता है उतना मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहता हूँ। आपके लिए एनसीईआरटी के सेशंस जो है वो पूरी तरीके से फ्री करवाए जा रहे हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहे हैं। जो आंसर राइटिंग के कुछ सेशंस हैं वो आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल करवाए गए हैं ताकि आप आंसर राइटिंग को सुधार सकें। और जो चैप्टर आप एनसीईआरटी का पढ़ते जा रहे हो उसके जुड़े हुए कुछ मेंस के क्वेश्चन, जैसा अभी आपको पीडीएफ में मैंने यहाँ दिखाया, वो आप सीधा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप ऐप पर आएंगे, आप फ्री कंटेंट के अंदर आपके लिए ये पीडीएफ अवेलेबल है। आप यहाँ से सीधा उस कंटेंट को उठाकर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट नीचे लिंक में, आप कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, पिंड कमेंट के अंदर लिंक मिलेगा, वहाँ ऐप का भी लिंक मिलेगा। आप ऐप को डाउनलोड कर लें या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर लें। बहुत सारा फ्री कंटेंट उस पर अवेलेबल है, बहुत सारी फ्री चीजें जो है वो अवेलेबल है। और टेस्ट, इस चैप्टर को जो आज हमने पढ़ा है, इसका टेस्ट भी आपके लिए लिंक में नीचे अवेलेबल रहेगा, कमेंट में लिंक अवेलेबल रहेगा, या ऐप पर जाएंगे तो वहां आपको टेस्ट सीधा दिख जाएगा फ्री कंटेंट के अंदर। तो वहां से आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। हमने जो कुछ पढ़ा वो कितना समझ आया, कितना कुछ हम बेहतर कर पाए,
ये हमें टेस्ट से ही पता चलेगा। बिना इवेल्युएशन के मैं हर बार बच्चों को कहता हूं, जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, नया पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन और टेस्ट। हमने कोई एक चैप्टर पढ़ा, उसको रिवाइज किया, उसका टेस्ट दिया, ये ज्यादा जरूरी है। हम पहला चैप्टर पढ़ लिया, फिर चलो टेस्ट बाद में देंगे, इसके क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, पीवाईक्यूज बाद में लगाएंगे, रिवीजन बाद में करेंगे, पहले चैप्टर 2 पढ़ लेते हैं। ऐसे ही पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, चलो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बाद में इनको देखा जाएगा। आप सब भूल जाओगे। वो जो जितना कुछ समय आप दे रहे हो ना, सारा वेस्ट हो रहा है आपका। जितना समय आप उस चैप्टर को दे रहे हो, जितना समय आप उस सब्जेक्ट को दे रहे हो, सब वेस्ट हो जाएगा। आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। उससे ज्यादा बेटर जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, आप चाहे एक लाइन पढ़िए, चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए, चाहे एक पेज पढ़िए या चाहे एक चैप्टर पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, उसके पीवाईक्यूज लगाइए, टेस्ट लगाइए। और वो सारी चीजें मैं आपके लिए फ्री अवेलेबल करवा रहा हूं। आपको सिर्फ इस क्लास को देखना है, सेशन को देखना है, रिवाइज करना है। एक बार एनसीईआरटी से उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक सारा रिवाइज होगा। जो मैं यहां समझा रहा हूं वो सब कुछ उस चैप्टर से आपका रिवाइज होगा। और उसके बाद टेस्ट लगाइए। फ्री लिंक जो है वो आपके लिए नीचे सेशन में अवेलेबल है, वहां से आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से ही आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कितना कुछ बेहतर कर पाए हैं, क्या हम पहले जहां थे उससे कुछ आगे बढ़ पाए हैं। अगर हम जीरो पे थे तो 1 पे आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं, एक कदम आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, हमारी तैयारी कुछ आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये टेस्ट से ही पता चल पाता है, पीवाईक्यूज से ही पता चल पाता है। तो ये टेस्ट जो है, पीवाईक्यूज जो है वो जरूर लगाएं। नीचे लिंक में आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है। चलिए, तो सेशन को यहीं एंड करेंगे। आप हमारे साथ में बाकी के प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़ सकते हैं। ऐप आप इसको स्कैन करके गूगल प्ले स्टोर जो है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे लिंक भी अवेलेबल रहेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, @PV Sir Ji हैंडल के साथ में। इसको जब आप डालेंगे टेलीग्राम पर तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में आप जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज के साथ में PV Sir Ji नाम से सर्च करेंगे, फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर @PV Sir Ji हैंडल है मेरा, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स जो हैं, रील्स जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रील्स अवेलेबल करवाई जाती हैं। एंड ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @PraveenPV Sir। इस लिंक पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जिस पर भी आप अवेलेबल हैं, एक्टिव हैं, वहां से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मेरे साथ में आगे ले जा सकते हैं। चलिए, तो अब सेशन को यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एनसीईआरटी का ही अगला चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।